हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। ये हमारा कल का आंसर राइटिंग प्रॉम्प्ट था। इस पर मिले आंसर राइटिंग अटेम्प्ट्स में से जो बेस्ट है उसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ये आज का आंसर राइटिंग प्रॉम्प्ट है। आप मंडे सुबह 11 बजे तक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू टू टेक पार्ट इन दिस। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन विद द मेजर न्यूज इवेंट्स बाय ब्रीफली कवरिंग देम। ये न्यूज है इकोनॉमिक्स से। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए प्री असेंबल्ड लैपटॉप्स, टैबलेट्स और प्री असेंबल्ड पीसीस के इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब जहां पर पहले वो फ्रीली इंपोर्ट हो सकते थे, अब इनको इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये स्टेप हालांकि काफी एक्सेप्शनल है, क्योंकि आज के ग्लोबलाइज्ड एरा में ऐसी इंपोर्ट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज रेयरली देखने को मिलती हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि सेंटर के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए 9 लाख पेड़ों को काटना पड़ेगा। ये 72,000 करोड़ के बजट वाला प्रोजेक्ट काफी समय से पाइपलाइन में है और इस प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूटिलाइज करना चाहती है। गवर्नमेंट का प्लान है वहां पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक टाउनशिप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह एस्टैब्लिश करने का। अंडमान एंड निकोबार इंडिया के पास एक मेजर जियोग्राफिकल एसेट्स हैं और निकोबार रीजन एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इंडिया में 3 और कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल को पास कर दिया गया है। ऑपोजिशन का प्रोटेस्ट इस बात पर है कि ये लेजिस्लेशन फेडरलिज्म को वीक करता है और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए वर्डिक्ट को भी डिसरिगार्ड करता है। अगले महीने इंडिया G20 लीडर्स समिट को होस्ट करेगा, जो कि दिल्ली में होस्ट की जाएगी। हरियाणा में हुए कम्युनल वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि वो होप करते हैं कि जल्द से जल्द सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ आई पिटीशंस पर 2 दिन से हियरिंग चल रही है। कपिल सिब्बल, जो पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसोल्यूशन के बाद एक ऑलमोस्ट परमानेंट कैरेक्टर अज्यूम कर लिया है। तो इस आर्ग्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे पूछते हैं कि क्या आपका मतलब है कि आर्टिकल 370 एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इस कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 के केशव नंदा भारती केस और उसके जेनेसिस के बारे में पता होगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और इंदिरा गांधी के टेन्योर में हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से। प्राइम मिनिस्टर इस महीने ब्रिक्स समिट को पर्सनली अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका विजिट करेंगे। ब्रिक्स ग्रुपिंग हालांकि फिलहाल इतना रेलेवेंट नहीं है, पर जनरली ये एक मेजर ग्रुपिंग है। आई होप आपको ब्रिक्स और बाकी और मेजर ग्रुपिंग्स की जेनेसिस, उनका मैंडेट और उनके सिग्निफिकेंस का पता होगा। आप नोट्स रेफर कर सकते हैं, उनमें आपको सारी मेजर ग्रुपिंग्स और उनकी ब्रीफ डिटेल्स मिल जाएंगी। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लोकसभा में टेबल कर दिया गया है। ये एक सिग्निफिकेंट बिल है जिसकी काफी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। इसके मेजर प्रोविजंस की बात करें तो ये डाटा कलेक्ट करने वाली किसी भी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, को ऑब्लाइज करता है कि वो अपने यूजर्स को बताए कि उनका क्या क्या डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और वो किसके साथ शेयर किया जा सकता है, और यूजर्स को अपना पर्सनल डाटा डिलीट करने का राइट भी दे। ये लेजिस्लेशन एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी सेटअप करता है, और अगर किसी कंपनी के साथ डाटा ब्रीचेस इंसिडेंट्स होते हैं तो उन ब्रीचेस को पब्लिकली रिपोर्ट करने के लिए भी मैंडेट करता है। हालांकि इस लेजिस्लेशन की एक मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि ये गवर्नमेंट की एजेंसीज को काफी छूट देता है कंप्लायंस के लिए। हम इस लेजिस्लेशन को फॉलो करते रहेंगे। इससे रिलेटेड आई होप आपको 2017 में सुप्रीम कोर्ट की पुट्टुस्वामी जजमेंट का पता होगा। इस जजमेंट को राइट टू प्राइवेसी जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन की जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन भी एक ऐसी ही डाटा प्रोटेक्शन रिजीम है जिसके फीचर्स ग्लोबली काफी अप्रिशिएटेड हैं डाटा प्रोटेक्शन के कॉज के लिए। ये न्यूज़ है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक बायोडाइवर्सिटी से। हिमालयन वल्चर, जो कि जनरली हिमालयाज में रहती है और विंटर्स में प्लेन्स में माइग्रेट करती है, उसको पहली बार
सक्सेसफुली कैप्टिविटी में ब्रीड किया गया है। इस हिमालयन वल्चर का IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। आई होप आपको पता होगा कि इंडिया में एक समय काफ़ी वल्चर्स होती थी, पर एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशंस की वजह से मेजॉरिटी आज के समय में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इंडिया में व्हाइट रम्प्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और इंडियन वल्चर नेचुरली एंडेमिक है और ये चारों इस समय क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट मेजर सेगमेंट ऑफ द डे। इस सेगमेंट में हम डेली पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं। कल पार्लियामेंट का 11वां दिन था। 3 बिल्स को पास किया जाता है और राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ फ्लोर लीडर से मिलकर डेडलॉक का एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उससे कुछ खास हासिल नहीं होता और ओपोजिशन राज्यसभा से वॉकआउट कर देता है। लोकसभा में कल लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कल भी, जो कि अब ऐसा दूसरा दिन है, वो प्रोसीडिंग्स को चेयर नहीं करते क्योंकि वो मेंबर्स के कंडक्ट से नाराज हैं। लीडर ऑफ ओपोजिशन अधीर रंजन चौधरी उनकी एब्सेंस को पॉइंट करते हैं और उनको वापस आ जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन आवर शुरू होता है, लगभग 15 मिनट तक चलता है, पर फिर ओपोजिशन की स्लोगन्स का शोर उसको डोमिनेट कर देता है और हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है 2 बजे तक। लंच के बाद रिकन्वीन होने पर ओम बिरला लोकसभा में चेयर पर वापस आ जाते हैं और लोकसभा में 2 बिल्स को टेबल किया जाता है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं, और द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023। फिर लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 को लेकर डिबेट होती है। अमित शाह बोलते हैं कि पार्लियामेंट पूरी तरह से एम्पावर्ड है दिल्ली स्टेट के लिए लेजिस्लेशंस बनाने के लिए। ओपोजिशन मेंबर्स इस बिल को ओपोज करते हैं, ये बोलकर कि ये देश की फेडरलिज्म पर अटैक है। इस बिल को फिर वॉइस वोट से पास कर दिया जाता है। राज्यसभा में कल राज्यसभा की शुरुआत मणिपुर पर डिस्कशन की डिमांड को लेकर होती है और 0 आवर के दौरान ही ओपोजिशन मेंबर्स वॉकआउट कर देते हैं। हाउस जब लंच के बाद दोबारा से कन्वीन होता है, ओपोजिशन मेंबर्स एक बार फिर से राज्यसभा से वॉकआउट कर देते हैं और उनकी एब्सेंस में 3 बिल्स को पास किया जाता है। द ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2023, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023, द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। ये था पार्लियामेंट का 11वां दिन। हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को रेगुलरली कवर करते रहेंगे। ये हमारा आज का एक्सप्लेनर पीस है और इसका कॉन्टेक्स्ट है अभी रिसेंटली लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। हम इस पर ऑलरेडी एम्फसाइज कर चुके हैं कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये लेजिस्लेशन क्रूशियली इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड नॉलेज प्रिलिमिनरी में पहले टेस्ट भी की जा चुकी है। लेट्स ब्रीफली कवर अप द जेनेसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लेजिस्लेशन की शुरुआत लगभग 30 साल पहले होती है, जब ग्लोबल कम्युनिटी मिलकर यूनाइटेड नेशंस में कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 को अडॉप्ट करती है। 2010 में 1992 के इस कन्वेंशन में एक प्रोटोकॉल इंक्लूड किया जाता है जिसका नाम है नगोया प्रोटोकॉल और इसका एम है इंश्योर करना कि बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स लोकल कम्युनिटीज के साथ फेयर एंड इक्विटेबल तरीके से शेयर किए जाएं। इंडिया इस 1992 के कन्वेंशन को और उसके 2010 के प्रोटोकॉल को दोनों को रेटिफाई कर देता है और 2002 में इंडिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को पास किया जाता है। इसके मेजर एम्स हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसके सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना और बायोडाइवर्सिटी से होने वाले बेनिफिट्स को इक्विटेबली शेयर करना। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल लेवल पर एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और हर स्टेट में एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को एस्टैब्लिश किया जाता है। पर एनवायरमेंटलिस्ट्स बोलते हैं कि पेपर्स पे तो ये लेजिस्लेशन एग्जिस्ट करता है, पर ग्राउंड रियलिटी में इसकी कोई मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक कंपनी जैसे कि पतंजलि वो एक ट्राइबल कम्युनिटी की ट्रेडिशनल नॉलेज यूज करके कोई मेडिसिन डेवलप करती है, तो आइडियली इस लॉ के हिसाब से उसको अपने सेल्स के प्रॉफिट्स के एक पार्ट को उस कम्युनिटी के साथ शेयर करना मैंडेटरी है। अब 2002 के इस लॉ में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए अमेंडमेंट्स की बात करें तो इस एक्सप्लेनर पीस के ऑथर बोलते हैं ये इंट्रोड्यूस किए गए अमेंडमेंट्स इस एक्ट की ओरिजिनल स्पिरिट से अलग डायरेक्शन में हैं।
ये कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज और आयुष इंडस्ट्री को छूट देता है बायोडाइवर्सिटी से डिराइव्ड किए गए बेनिफिट्स को लोकल कम्युनिटीज के साथ शेयर करने की। अब आप सोचेंगे कि ये कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज टर्म है क्या? इस अमेंडमेंट में इसकी डेफिनेशन काफ़ी वेग है और ये एक कंसर्न है क्योंकि इस वेगली डिफाइंड टर्म को मिसयूज किया जा सकता है। ये लाए गए अमेंडमेंट्स इंडिया की इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन सेक्टर, सीड इंडस्ट्री वगैरह को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करते हैं। और ये ही फिलॉसफी कि इंडस्ट्री को लोकल कम्युनिटी से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, ये इस एक्सप्लेनर पीस के ऑथर्स का मेन कंसर्न है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन, जिसमें हम अपने पास आए आंसर्स में से बेस्ट को चूज करके उस पर डिस्कशन करते हैं। तो आज भी आइडियल आंसर है पायल जी का, जो बिहार से हैं। मेंस 2002 के GS4 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आज के समय में कॉरपोरेट सेक्टर काफी तेजी से वेल्थ जनरेट कर रहे हैं और अपने इन प्रॉफिट्स को चेज करने की अंधी दौड़ में वो एनवायरमेंट, क्लाइमेट और लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंडिया में गवर्नमेंट कॉरपोरेट्स को मैंडेट करती है कि वो अपने प्रॉफिट्स के एक छोटे से पार्ट को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज करें। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिशिएंट और सफिशिएंट है कॉरपोरेट से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करवाने के लिए? ये एक बहुत अच्छा और रेलेवेंट क्वेश्चन है और इसके रिस्पॉन्स में पायल जी लिखती हैं। पायल जी के आंसर को ब्रीफली समराइज किया जाए तो वो ब्रीफली CSR के एसेंस को डिफाइन करती हैं और फिर अपने आंसर को जॉनसन एंड जॉनसन, टेस्ला, जाडूगौड़ा में यूरेनियम माइनिंग और मुंबई के हाई राइजेस के बीच स्लम्स के एग्जाम्पल से सप्लीमेंट करती हैं। और ये सारे एग्जाम्पल्स काफ़ी मीनिंगफुल हैं। फिर वो अपने आंसर को कंक्लूड करती हैं ये बोलकर कि हाँ, कॉरपोरेट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की तरफ, पर कॉरपोरेट्स ग्रोथ भी चाहती हैं। और इस केस में वो बोलती हैं कि गवर्नमेंट को अपने रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग और लूपहोल्स को कम से कम कर देना चाहिए। पायल जी, आपके आंसर पे कमेंट किया जाए तो आज आप फिर आंसर राइटिंग में अपने ट्रैक से डेविएट हो गई हैं। इस क्वेश्चन का कोर है, डू यू थिंक CSR is sufficient and efficient enough to fulfill the social roles and responsibilities needed by the corporate world? आपने अच्छे एग्जाम्पल्स यूज किए हैं अपने आंसर में, पर आपने अपने आंसर में इस क्वेश्चन के कोर को कहाँ पे एड्रेस किया है? आपने अपनी वर्ड लिमिट को 50 वर्ड से एक्सीड कर दिया है और फिर भी आप चूक गए हैं। इस क्वेश्चन को इम्पैक्टफुली हैंडल करने में CSR एक प्रॉपर लॉ है जो कॉर्पोरेट्स को मैंडेट करता है अपने प्रॉफिट्स के 2% पार्ट को प्री डिफाइंड एक्टिविटीज में यूज करने के लिए। आप इस मैकेनिज्म को मेंशन करें और फिर उसको स्क्रूटिनाइज करें, फिर उस स्क्रूटिनी से आप अपने एग्जाम्पल्स को लिंक करें। आपके आंसर को आज भी मैं रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10, विच आई थिंक आई एम बीइंग जेनरस। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड कीप ऑन राइटिंग। ये आज का एडिशन था फ्रेंड्स। सी यू आफ्टर 2 days ऑन मंडे।